नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और आज की यह वीडियो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सीरीज की हमारी दूसरी वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम टूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि टूल्स किसे कहते हैं। तो किसी कारीगर द्वारा किसी विशेष कार्य को करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण को औजार कहते हैं। देखिए, टूल्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में उन्हीं टूल्स को पढ़ने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और किसी कारीगर द्वारा ज़्यादातर प्रयोग में लाए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, टूल्स के कई प्रकार होते हैं, तो इनको हम अलग अलग ना पढ़ करके हम इनको कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे, जिससे हमको इनको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो यहाँ पे मैंने टूल्स को उनके कार्यों के आधार पर अलग अलग भागों में बांट रखा है। आइए हम इनको देखते हैं। तो पहला है हमारा कटिंग टूल्स, यानी कि कर्तन औजार। जिस औजार से हम किसी चीज़ को काटते हैं उसे हम कर्तन औजार कहते हैं। जैसे कि पहला है हमारा सा, यानी कि आरी। इसके बाद है हमारा फाइल, यानी कि रेती। इसके बाद है स्निप, इसको हम धातु की कैंची भी बोल सकते हैं। इसका प्रयोग धातु की सीटों को काटने के लिए किया जाता है। इसके बाद है चीजल, यानी कि छेनी। और इसके बाद है एंगल ग्राइंडर। इसी तरह से हमारा मार्किंग टूल भी है, जिसको हम अंशांकन औजार बोलते हैं। तो इसका प्रयोग मार्किंग के लिए किया जाता है। तो इसमें हमारा है स्क्राइबर, पंच और डिवाइडर। इसके बाद है हमारा होल्डिंग टूल्स, यानी कि ऐसे टूल्स जिनकी सहायता से हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं, होल्डिंग टूल्स या धारण औजार कहते हैं। तो इसमें है हमारा वाइस। इसके बाद है हमारा ड्रिलिंग टूल, यानी कि वे औजार जिनकी सहायता से चीज़ों में छिद्र बनाया जाता है, उन्हें हम बेधन औजार या फिर ड्रिलिंग टूल्स कहते हैं। जैसे कि ड्रिल मशीन, जिमलेट, पोकर और रेचेट ब्रेस। इसके अलावा हमारे पास और भी टूल्स होते हैं जिनकी वर्किंग थोड़ा अलग होती है, तो इनको हमने अलग कैटेगरी में रखा हुआ है। तो आइए अब हम सबसे पहले कटिंग टूल्स को पढ़ते हैं। तो कटिंग टूल्स में हमारा पहला जो टूल्स है वो है सा, यानी कि आरी। तो आरी का प्रयोग वस्तुओं को काटने के लिए किया जाता है। एक आरी में काटने वाला भाग ब्लेड होता है और ब्लेड में जो भाग कटिंग करता है उसको हम टीथ कहते हैं। तो टीथ की संख्या के आधार पर आवश्यकता अनुसार अलग अलग प्रकार के ब्लेड बनाए जाते हैं, जिन्हें हम ब्लेड का ग्रेड कहते हैं। तो आइए यहाँ पर हम हेक्सा ब्लेड का ग्रेड देख लेते हैं। तो अगर ब्लेड में प्रति इंच दांतों की संख्या 14 होती है तो इसे हम रफ या कोर्स पिच का ब्लेड कहते हैं। इसी प्रकार अगर ब्लेड में प्रति इंच दांतों की संख्या 18 होती है तो इसे हम मीडियम पिच का ब्लेड कहते हैं। इसी प्रकार अगर ब्लेड में प्रति इंच दांतों की संख्या 24 होती है तो इसे हम फाइन पिच का ब्लेड, और प्रति इंच दांतों की संख्या 32 होती है तो इसे हम सुपर फाइन पिच का ब्लेड कहते हैं। तो आइए अब हम आरी के अलग अलग टाइप्स को देख लेते हैं। जैसे कि पहला है हमारा हैक्सा। इस आरी का प्रयोग मुख्य रूप से धातुओं को काटने के लिए किया जाता है। प्रयुक्त ब्लेड की लंबाई प्रायः 30 सेंटीमीटर या फिर 1 फीट होती है। इसके बाद है हमारा वुड सॉ। जैसा कि इसके नाम में ही वुड छिपा हुआ है, तो इसका मतलब इसका प्रयोग मुख्य रूप से लकड़ी को काटने के लिए किया जाता है। इसके बाद है हमारा टेनन सॉ। तो इसका प्रयोग पतली धातु चादरों, सनमाइका तथा प्लास्टिक को काटने के लिए किया जाता है। इसके बाद है हमारा डीप कटिंग सॉ। तो ये सॉ हेक्सा का ही एक प्रकार होता है। कई बार क्या होता है, जब हेक्सा से जॉब को काटा जाता है तो कटिंग के दौरान इसका फ्रेम जॉब में फंस जाता है। तो इससे बचने के लिए डीप कटिंग सॉ का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके फ्रेम और ब्लेड की दूरी हेक्सा की तुलना में अधिक होती है, जिसके कारण यह हेक्सा की तुलना में जॉब में अधिक गहराई तक कटिंग कर सकता है। जॉब क्या होता है, एक धातु का टुकड़ा होता है जिस पर हमें कार्य को करना होता है। इसके बाद है की होल सॉ। तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से जॉब के अंदर वक्राकार कटिंग करने के लिए किया जाता है। इसके ब्लेड की लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। इसके बाद है हमारा कंपास सॉ। तो इसका प्रयोग बड़े कार्यखंड को वक्राकार यानी कि घुमावदार भाग में काटने के लिए किया जाता है। इसके बाद है फाइल।
यानी कि रेती। तो रेती का प्रयोग भी हम धातुओं को काटने के लिए करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम धातु को सीधे ही काटने के लिए नहीं करते। कहने का मतलब, अगर हमें किसी धातु के छड़ को काटना है तो उसे सीधे ही हम फाइल से नहीं काटते, बल्कि पहले उसे हम हेक्सा से काटते हैं। उसके बाद जो उसका अतिरिक्त भाग है उसको हम चूड़ के रूप में घिस कर हटाने के लिए रेती का प्रयोग करते हैं। तो रेती का प्रयोग अनावश्यक धातु को घिस कर हटाने के लिए किया जाता है। रेती की लंबाई टिप से हील तक मापी जाती है। इनका निर्माण उच्च कार्बन स्टील से किया जाता है। तो अब आइए हम देखते हैं कि रेतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो रेतियों का वर्गीकरण हम मुख्य रूप से 3 आधार पर करते हैं। पहला है आकृति के आधार पर, दूसरा है कटिंग के आधार पर और तीसरा है ग्रेड के आधार पर। तो आकृति के आधार पर हम इसको फ्लैट फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, स्क्वायर फाइल, राउंड फाइल और हाफ राउंड फाइल में वर्गीकृत करते हैं। कटिंग के आधार पर हम इसको सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, रास्प कट फाइल, कर्व कट फाइल और स्पाइरल कट फाइल में वर्गीकृत करते हैं। इसी तरीके से ग्रेड के आधार पर हम इसको रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकंड कट फाइल, स्मूथ फाइल और सुपर डेड स्मूथ फाइल में वर्गीकृत करते हैं। आइए हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसको आकृति के आधार पर देखते हैं। तो पहला है हमारा फ्लैट फाइल। तो इस रेती की अनुप्रस्थ काट आयताकार होती है। यह चपटी प्रकार की होती है, जिसके कारण इसका प्रयोग चपटी सतह को साफ करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है हमारा ट्रायंगुलर फाइल। तो इस रेती की अनुप्रस्थ काट त्रिभुजाकार होती है, जिसके कारण इसका प्रयोग त्रिभुजाकार छिद्र बनाने, खांचों के कोनों को तेज करने तथा आरी के दांतों पर धार लगाने के लिए किया जाता है। इसके बाद है स्क्वायर फाइल। तो इस रेती की अनुप्रस्थ काट वर्गाकार होती है, जिसके कारण इसका प्रयोग वर्गाकार छिद्र बनाने तथा आयताकार खांचों के कोनों को तेज करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है राउंड फाइल, यानी कि वृत्ताकार रेती। इस रेती की अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार होती है, जिसके कारण इसका प्रयोग वृत्ताकार छिद्र बनाने तथा वक्र सतहों को घिसने के लिए किया जाता है। इसके बाद है हाफ राउंड फाइल, यानी कि अर्धवृत्ताकार रेती। तो इस रेती की अनुप्रस्थ काट अर्धवृत्ताकार होने के कारण इसका प्रयोग वृत्ताकार छिद्र बनाने के साथ साथ समतल सतहों को रेतने के लिए भी किया जाता है। आइए अब रेतियों का वर्गीकरण हम कटिंग के आधार पर देखते हैं। तो पहला है सिंगल कट फाइल, यानी कि एकल कट प्रकार की रेती। तो इस प्रकार की रेती इकहरी कटिंग प्रकार की होती है, जो 60 अंश पर कटी रहती है और परस्पर समांतर होती है। इनसे धातु तो कम कटती है, परंतु फिनिशिंग अच्छी होती है। इसके बाद है डबल कट फाइल, यानी कि दोहरी कटिंग की रेती। इस प्रकार की रेती दोहरी कटिंग प्रकार की होती है, जो एक दूसरे को 70 अंश तथा 51 अंश के विकर्ण पर काटती है। कहने का मतलब, इनमें 2 कटिंग होती है, एक तो 70 अंश पर होती है और दूसरी इसके विकर्ण पर 51 डिग्री पर एक दूसरे को काटती हैं। इनसे धातु तो अधिक कटती है, परंतु फिनिशिंग अच्छी नहीं होती। इसके बाद है रास्प कट फाइल। तो इस प्रकार की रेती में कोई कटिंग नहीं होती, बल्कि दाने बने होते हैं। इनका प्रयोग लकड़ी, रबड़ तथा चमड़े की वस्तुओं के लिए किया जाता है। इसके बाद है कर्व कट फाइल। तो इस प्रकार की रेती में गहरी कटिंग होती है, जो वक्राकार होती है। इनका प्रयोग मुलायम वस्तुओं को काटने के लिए किया जाता है। इनके प्रयोग द्वारा बहुत ही कम पदार्थ काटा जाता है। इसके बाद है स्पाइरल फाइल। इस प्रकार की रेती में घुमावदार कटिंग होती है, जो कि रेती के चारों ओर बनी होती है और यह पॉइंट से हील तक जाती है। इनका प्रयोग भी मुलायम वस्तुओं को काटने के लिए किया जाता है। आइए अब हम रेतियों को ग्रेड के आधार पर देखते हैं। तो पहला है हमारा रफ फाइल। तो इस प्रकार की रेती में 8 दांते प्रति सेंटीमीटर तक होते हैं, लेकिन इससे फिनिशिंग अच्छी नहीं होती। इसके बाद है
बास्टर्ड फाइल। तो इस प्रकार की रेती में 12 दांतें प्रति सेंटीमीटर तक होती हैं। इससे जो फिनिशिंग होती है वह मध्यम प्रकार की होती है। इसके बाद है सेकेंड कट फाइल। तो इस प्रकार की रेती में 16 दांतें प्रति सेंटीमीटर तक होते हैं। इससे फिनिशिंग अच्छी होती है। इसके बाद है स्मूथ फाइल। तो इस प्रकार की रेती में 20 से 24 दांतें प्रति सेंटीमीटर तक होते हैं। इससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी होती है। इसके बाद है सुपर रेड स्मूथ फाइल। इस प्रकार की रेती में 40 से 65 दांतें प्रति सेंटीमीटर तक होती हैं। इससे फिनिशिंग सबसे अच्छी होती है। इसके बाद है स्निप यानी कि धात्विक कैंची। तो यह एक विशेष प्रकार की कैंची होती है जिसका प्रयोग मेटल शीट यानी कि धातु की चादर को काटने के लिए किया जाता है। धातु की चादर को हम सामान्य कैंची से नहीं काट सकते। ऐसा करने पर कैंची की धार खराब हो सकती है। इसके बाद है चीजल यानी कि छेनी। इसका प्रयोग धातु को काटने या छीलने के लिए किया जाता है। छेनी का निर्माण उच्च कार्बन स्टील से किया जाता है। देखिए, कार्बन को स्टील में बस इसलिए मिलाया जाता है ताकि स्टील की जो स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है, वो अधिक हो सके। अब क्योंकि चीजल से हमें धातु को काटना है तो चीजल मजबूत होना चाहिए, इसलिए छेनी को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए इसका निर्माण उच्च कार्बन स्टील से किया जाता है। तो आइए हम यहाँ पे पहले कुछ इम्पोर्टेंट छेनी को देख लेते हैं, जैसे कि फ्लैट चीजल, फर्मर चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, वेब चीजल और होलो चीजल। आइए हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला है हमारा फ्लैट चीजल। इस प्रकार की छेनी का प्रयोग मुख्य रूप से धातुओं को छीलने या काटने के लिए किया जाता है। इसके बाद है फर्मर चीजल। तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से लकड़ी को छीलने या काटने के लिए किया जाता है। तो फर्मर चीजल का जो प्रयोग होता है वह मुख्य रूप से लकड़ी के कार्यों में किया जाता है। इसके बाद है क्रॉस कट चीजल। तो इसके वर्किंग से पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इस प्रकार की छेनी की जो कटिंग एज होती है, यानी कि छेनी का जो काटने वाला भाग होता है, उसकी चौड़ाई इसकी बॉडी से अधिक रखी जाती है ताकि धातु को काटते समय यह धातु में ना फंसे। इसका प्रयोग मुख्य रूप से खांचे काटने के लिए किया जाता है। क्रॉस कट चीजल को हम केप छेनी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है डायमंड पॉइंट चीजल। तो इस छेनी के कटिंग एज का आकार हीरे की तरह होने के कारण इसे डायमंड पॉइंट चीजल कहते हैं। इसका प्रयोग कोनों को तेज करने के लिए किया जाता है। आइए हम इनको चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास में दो धातु की प्लेटें हैं जिनको हमने 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे से वेल्ड कर दिया है। अब इस प्रकार यहाँ पे जो कॉर्नर बन रहा है, इसकी कटिंग के लिए हम डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है वेब चीजल। तो इस छेनी का प्रयोग मुख्य रूप से ड्रिलिंग के पश्चात धातु को हटाने के लिए किया जाता है। तो जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, हमारे पास में मेटल की एक प्लेट है और इसमें से हमें इस लाल वाले भाग को काट कर बाहर निकालना है। तो हमें जितने भाग को बाहर निकालना है उसके किनारों पर ड्रिलिंग करेंगे और ड्रिलिंग करने के पश्चात हम उसे वेब चीजल से काटेंगे। तो वेब चीजल से काटने के बाद ये जो हमारा भाग है ये बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार इस छेनी का प्रयोग ड्रिलिंग के बाद धातु को काट कर बाहर निकालने के लिए किया जाता है। इसके बाद है हॉलो चीजल। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह छेनी खोखली होती है और इसका जो आगे का भाग होता है वो शंकु के आकार का होता है। इसकी कटिंग एज यानी कि जो कर्तन धार होती है वो वृत्ताकार होती है, अतः इसका प्रयोग गोल छिद्र बनाने के लिए किया जाता है। इस छेनी का प्रयोग प्रायः मुलायम धातुओं को काटने के लिए किया जाता है। तो आइए अब हम एंगल ग्राइंडर के बारे में पढ़ते हैं। यह विद्युत से चलने वाली कटिंग मशीन होती है जिसका प्रयोग मोटी धातु, धातु की छड़ आदि को काटने के लिए किया जाता है। आवश्यकता अनुसार इसके व्हील, डिस्क या ब्लेड को बदलकर हम इससे दीवारों पर झिर्री काटना, धातुओं को फिनिशिंग देना जैसे अन्य कार्य भी कर सकते हैं। सामान्यतः एक एंगल ग्राइंडर का आरपीएम 11,000 तक होता है, यानी कि यह मशीन 1 मिनट में 11,000 घूर्णन कर सकती है। आइए अब हम मार्किंग टूल्स को देखते हैं। तो पहला है हमारा स्क्राइबर यानी कि खरोंचक। तो यह कार्बन स्टील से बना एक नुकीला औजार होता है
जिसका प्रयोग मार्किंग के लिए किया जाता है। तो कई बार क्या होता है, हम कुछ ऐसे जॉब पर कार्य कर रहे होते हैं जिन पर हम पेंसिल, पेन या स्केच का प्रयोग नहीं कर पाते, तो उस जगह पर मार्किंग करने के लिए हमें स्क्राइबर की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद है डिवाइडर। तो यह भी एक प्रकार का मार्किंग टूल है जिसमें दो लेग होती हैं जो परस्पर एक रिवेट द्वारा जुड़ी रहती हैं। आवश्यकता अनुसार इन्हें समायोजित करके अलग अलग माप की वस्तुओं की मार्किंग की जाती है। इसका प्रयोग मार्किंग के साथ साथ धातु शीट पर वृत्त बनाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि धातु की शीट पर आप कंपास और पेंसिल की सहायता से वृत्त नहीं बना सकते, इसलिए डिवाइडर का प्रयोग वृत्त बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद है पंच। तो यह भी एक मार्किंग टूल है जिसका प्रयोग हम जॉब पर छिद्र करने से पूर्व मार्किंग के लिए करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो इसके लिए हम स्क्राइबर का भी यूज कर सकते हैं, वो भी एक मार्किंग टूल है। तो नहीं, स्क्राइबर काफ़ी पतला होता है और उस पर हम हथौड़े को यूज नहीं कर सकते। स्क्राइबर का प्रयोग मुख्य रूप से लाइन खींचने के लिए होता है, जबकि पंच का प्रयोग मुख्य रूप से एक बिंदु बनाने के लिए किया जाता है। पंच को मुख्य रूप से 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री कोण में बनाया जाता है। 30 डिग्री वाले पंच को हम प्रिक पंच, 60 डिग्री वाले पंच को डॉट पंच और 90 डिग्री वाले पंच को हम सेंटर पंच कहते हैं। प्रिक पंच का एंगल 30 डिग्री होने के कारण इसके नोक की लंबाई अधिक जबकि चौड़ाई कम होती है, जिसके कारण इसके द्वारा जॉब पर बने मार्क की गहराई अधिक व चौड़ाई कम होती है। जबकि सेंटर पंच का एंगल 90 डिग्री होने के कारण इसके नोक की लंबाई कम जबकि चौड़ाई अधिक होती है, जिसके कारण इसके द्वारा जॉब पर बने मार्क की गहराई कम जबकि चौड़ाई अधिक होती है। वहीं डॉट पंच का एंगल 60 डिग्री होने के कारण इसके नोक की लंबाई प्रिक पंच से कम जबकि सेंटर पंच से अधिक होती है व चौड़ाई प्रिक पंच से अधिक जबकि सेंटर पंच से कम होती है, जिसके कारण डॉट पंच द्वारा जॉब पर बने मार्क की गहराई व चौड़ाई दोनों मध्यम प्रकार की होती है। तो अब आइए हम देखते हैं होल्डिंग टूल्स को। तो होल्डिंग टूल का जो काम होता है वो मुख्य रूप से वर्कपीस को पकड़ने के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी जॉब पर कटिंग करना है, तो अगर आपका जॉब ऐसे हिलता रहेगा तो आप उस पर सही से कटिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम अपने जॉब को कहीं अच्छी तरीके से फिट कर दें। तो इसके लिए जो उपकरण काम में आता है उसे हम वाइस कहते हैं। तो वाइस का प्रयोग मुख्य रूप से वर्कपीस को मजबूती से पकड़ने के लिए किया जाता है। वाइस का आकार इसके जबड़ों की चौड़ाई से व्यक्त किया जाता है। तो आइए अब हम वाइस के कुछ टाइप्स को देख लेते हैं। तो पहला है हमारा बेंच वाइस। तो इस प्रकार की वाइस की बॉडी कास्ट आयरन की बनी होती है। इसमें दो जॉ होती हैं, जिसमें एक स्थिर होती है जिसे हम फिक्स्ड जॉ बोलते हैं, जबकि दूसरी जॉ अस्थिर होती है जिसको आवश्यकता अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसे मूवेबल जॉ कहते हैं। इन दोनों जॉ के बीच में ही वर्कपीस को टाइट किया जाता है। इसके बाद है पाइप वाइस। इस वाइस का प्रयोग गोल चीज़ों को पकड़ने के लिए किया जाता है। देखिए, जो सामान्य प्रकार का वाइस होता है वो गोल चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं पकड़ सकता, तो इसके लिए पाइप वाइस को बनाया गया जो कि गोल चीज़ को भी आसानी से पकड़ सकती है। तो इस वाइस के जबड़े वी आकार में कटे होते हैं जिनका एंगल 90 डिग्री का होता है, जिसमें कोई भी गोल वस्तु आसानी से फिट हो जाती है। इसके बाद है हैंड वाइस। तो यह वाइस छोटे आकार की बनाई जाती है जिससे कि इसे हाथ से पकड़कर प्रयोग किया जा सके। इसके जबड़ों को खोलने व बंद करने के लिए फ्लाई नट का प्रयोग किया जाता है। यह मृदु इस्पात से बनाई जाती है। इसके बाद है पिन वाइस। इस वाइस का प्रयोग बहुत ही छोटी चीज़ों जैसे कि पतले तार, पतली छड़ आदि को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसके जबड़े बिल्कुल ड्रिल मशीन के चक की तरह होते हैं जिसमें हम अपने जॉब को फिक्स करते हैं। इसके बाद है सी क्लैंप वाइस। इसकी बनावट सी आकार की होने के कारण इसे सी क्लैंप वाइस कहते हैं। इसमें भी एक फिक्स जॉ और एक मूवेबल जॉ होती है जिसके बीच में वर्कपीस को रखा जाता है। यह कास्ट आयरन से बनाया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः लकड़ी के गुटकों, धातु की सीटों आदि को कसने के लिए किया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं ड्रिलिंग टूल्स को। तो पहला है हमारा हैंड ड्रिल मशीन।
यह हाथ से चलाई जाने वाली एक छोटी ड्रिल मशीन है जिसका प्रयोग पतली धातु चादर, लकड़ी, सनमाइका आदि में छिद्र करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग आजकल बहुत ही कम हो चुका है क्योंकि इसकी जगह इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन ने ले ली है। तो आइए अब हम इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन को देखते हैं। तो यह विद्युत से चलने वाली ड्रिल मशीन है जिसका प्रयोग धातु, लकड़ी आदि के साथ साथ दीवारों में भी छिद्र करने के लिए किया जाता है। ड्रिल मशीन की सहायता से अलग अलग आकार की छिद्र बनाने के लिए अलग अलग आकार के ड्रिल बिट का प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं जिमलेट क्या है। तो जिमलेट भी एक ड्रिलिंग टूल है। इसका प्रयोग प्रायः पतली लकड़ी के बोर्ड में छिद्र करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है पोकर। तो इसका प्रयोग लकड़ी में पेंच कसने से पूर्व एक छोटा खांचा बनाने के लिए किया जाता है। सामान्य भाषा में इसे सुम्भी भी कहते हैं। इसके बाद है रैचेट ब्रेस। तो यह भी जिमलेट की तरह ही कार्य करता है। इसका आकार बड़ा होने के कारण इसका प्रयोग प्रायः मोटी लकड़ी में छिद्र करने के लिए किया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं प्लायर। तो प्लायर एक ऐसा औजार है जिसका प्रयोग पकड़ने, काटने, मोड़ने आदि कार्यों के लिए किया जाता है। प्लायर को हम सामान्य भाषा में प्लास भी कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं जैसे कि लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, फ्लैट नोज प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर, एंड कटिंग प्लायर और कॉम्बिनेशन प्लायर। आइए हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला है हमारा लॉन्ग नोज प्लायर। इस प्लायर का प्रयोग ऐसी संकरी जगहों के लिए किया जाता है जहां पर उंगलियां नहीं पहुंच पाती। इनकी लंबाई प्रायः 160 mm, 180 mm, 200 mm व 220 mm होती है। इसके बाद है हमारा राउंड नोज प्लायर। तो इसके जबड़ों की आकृति शंकु के आकार होने के कारण इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के तारों का लूप बनाना संभव हो जाता है। अतः इसका प्रयोग मुख्य रूप से तारों के रिंग बनाने के लिए किया जाता है। इनकी लंबाई प्रायः 120 mm से 200 mm तक होती है। इसके बाद है फ्लैट नोज प्लायर। इस प्लायर का प्रयोग मुख्य रूप से चपटी वस्तुओं को पकड़ने के लिए, धातु के टुकड़ों को मोड़ने के लिए तथा केबिलों से आवरण को हटाने के लिए करते हैं। इनकी लंबाई प्रायः 100 mm से 200 mm तक होती है। इसके बाद है डायगोनल कटिंग प्लायर। तो इसका प्रयोग टर्मिनल के पास के केबिलों तथा कम व्यास वाले तारों को काटने के लिए किया जाता है। इसे साइड कटर प्लायर या पार्श्व कटर प्लायर भी कहते हैं। इनकी लंबाई प्रायः 100 mm से 200 mm तक होती है। इसके बाद है एंड कटिंग प्लायर। इसका प्रयोग कम व्यास वाले पिनों, कीलों तथा तारों को काटने के लिए किया जाता है। इसे पिंसर के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग लकड़ी से कील निकालने के लिए भी किया जाता है। इसकी लंबाई प्रायः 130 mm से 240 mm तक होती है। इसके बाद है कॉम्बिनेशन प्लायर। तो यह प्लायर उपरोक्त सभी प्लायरों का कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन होता है। इसके द्वारा तारों को काटने, मोड़ने, लूप बनाने, केबिलों से इंसुलेशन हटाने जैसे सभी कार्य कर सकते हैं। इनकी लंबाई प्रायः 140 mm से 250 mm तक होती है। आइए इसके बाद हम देखते हैं स्क्रू ड्राइवर। तो स्क्रू ड्राइवर दो शब्द से मिलकर बना है, स्क्रू और ड्राइवर। स्क्रू का मतलब होता है पेंच और ड्राइवर का मतलब होता है चलाने वाला। तो जो पेंच को चलाता है उसे ही हम स्क्रू ड्राइवर यानी पेंचकस कहते हैं। तो पेंचकस का प्रयोग पेंच यानी कि स्क्रू को कसने या खोलने के लिए किया जाता है। इनकी लंबाई प्रायः 5 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होती है। एक स्क्रू ड्राइवर में मुख्य भाग, हैंडल, शैंक और टिप होता है। इसके बाद है हमारा फेज टेस्टर यानी कि कला परीक्षक। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह फेज को टेस्ट करता है। तो फेज क्या होता है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। तो जैसा कि इलेक्ट्रिक पोल से हमारे घरों में दो वायर आता है, जिसमें एक में सप्लाई होती है उसे हम फेज वायर बोलते हैं और जिसमें सप्लाई नहीं होती उसे हम न्यूट्रल वायर बोलते हैं। तो इसकी जांच करने के लिए कि कौन सा वायर हमारा फेज है और कौन सा न्यूट्रल है,
इसके लिए हम जिस टूल का प्रयोग करते हैं उसे हम फेज टेस्टर कहते हैं। तो यह बिल्कुल पेचकस जैसा दिखता है, परंतु इसका प्रयोग फेज की उपस्थिति के लिए किया जाता है। इसमें एक नियॉन लैंप एक कार्बन प्रतिरोध के साथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। तो आइए देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो देखिए, जिस प्रकार किसी इक्विपमेंट को कार्य करने के लिए हमें फेज और न्यूट्रल दोनों वायर की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरीके से फेज टेस्टर को कार्य करने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों की आवश्यकता होती है। तो अब जैसे ही हम फेज टेस्टर को फेज वायर से टच करते हैं तो सप्लाई मेटल से होते हुए प्रतिरोध तक पहुंचती है। प्रतिरोध क्या होता है इसको हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप ये जान लीजिए कि प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, यानी कि विद्युत धारा को रोकने का काम करता है। प्रतिरोध की वैल्यू जितनी अधिक होती है धारा उतनी ही कम फ्लो करती है, और प्रतिरोध की वैल्यू जितनी कम होती है धारा उतनी ही अधिक फ्लो होती है। इसके बाद सप्लाई प्रतिरोध से होते हुए नियॉन बल्ब में जाती है और इसके बाद ये मेटल कैप तक पहुंचती है, लेकिन अभी भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं करता क्योंकि सप्लाई मेटल कैप से आगे नहीं बढ़ पाती। तो अब हम सप्लाई को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? तो यहीं पे काम आता है हमारा न्यूट्रल वायर। तो न्यूट्रल वायर का मुख्य काम होता है सप्लाई को गुजरने के लिए रास्ता प्रदान करना। तो अब फेज टेस्टर में हम न्यूट्रल वायर का यूज नहीं करते, बल्कि अपनी बॉडी को ही हम न्यूट्रल की तरह यूज करते हैं। जैसे ही हम अपने फिंगर को मेटल कैप पर रखते हैं तो सप्लाई हमारी बॉडी से होते हुए ग्राउंड हो जाती है और इस प्रकार हमारा जो फेज टेस्टर है वो जलने लगता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि जब सप्लाई हमारी बॉडी से फ्लो होती है तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता। तो आइए हम इसे एक कैलकुलेशन से समझते हैं। हमारे घरों में जो फेज वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट से 240 वोल्ट के बीच में होता है। यहाँ पे मैंने फेज वोल्टेज को 220 वोल्ट मान लिया है और जो फेज टेस्टर में प्रतिरोध लगा हुआ होता है उसकी वैल्यू 1 मेगा ओम यानी कि 10 लाख ओम होती है। तो जब हम वोल्टेज और रेजिस्टेंस से करंट का मान निकालते हैं तो यहाँ पर करंट की वैल्यू 0.22 मिली एम्पियर आती है। तो अगर हम चार्ट में देखें तो 1 मिली एम्पियर से 8 मिली एम्पियर की विद्युत धारा अगर हमारी बॉडी से फ्लो होती है तो हमें विद्युत झटके की अनुभूति नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हमारी करंट की वैल्यू 0.22 है यानी कि 1 मिली एम्पियर से भी कम है। तो इसी कारण हमें फेज टेस्टर से विद्युत झटका नहीं लगता। नियॉन लैंप लगे रहने के कारण फेज टेस्टर को नियॉन टेस्टर भी कहते हैं। तो अब आइए हम देखते हैं हैमर यानी कि हथौड़ा। तो हथौड़े का प्रयोग मुख्य रूप से आघात करने, कील लगाने व टेढ़े मेढ़े सीट को सीधा करने के लिए किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं: बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, क्लॉ हैमर, स्लेज हैमर और मैलेट। तो आइए हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो इनको पढ़ने से पहले आइए हम एक बार हैमर के पार्ट को देख लेते हैं। तो हैमर के जिस भाग को हम पकड़ते हैं उसे हम हैंडल कहते हैं। हैंडल को हैमर के जिस भाग में लगाया जाता है उसे हम आई होल कहते हैं। इसके ऊपर का भाग पिन और नीचे का भाग फेस कहलाता है। तो आइए अब हम बॉल पिन हैमर को देखते हैं। तो इस हथौड़े का फेस तो चपटा परंतु पिन गेंद के समान गोल होता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से रिवेट को पीट कर फैलाने के लिए किया जाता है। इसके बाद है स्ट्रेट पिन हैमर। तो इस हथौड़े का भी फेस चपटा होता है लेकिन पिन हत्थे के समांतर होता है और ऊपर की ओर टेपर रहता है। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि इसका जो पिन होता है वह हत्थे के समांतर होता है, इसलिए इसे हम स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं। इसका प्रयोग प्रायः धातु को पीट कर फैलाने के लिए किया जाता है। इसके बाद है क्रॉस पिन हैमर। तो इस हथौड़े का भी फेस चपटा होता है लेकिन पिन हत्थे के लंबवत यानी कि क्रॉस रहता है। इसका प्रयोग जॉब में खांचा काटने, धातु सीट को सीधा करने या धातु को मोड़ने के लिए आंतरिक चोट लगाने के लिए किया जाता है। इसके बाद है क्लॉ हैमर। इसका फेस भी चपटा होता है लेकिन पिन मध्य भाग से कटा रहता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से कील निकालने के लिए किया जाता है। इसके बाद है स्लेज हैमर। ये हैमर बड़े आकार के होते हैं जिनका प्रयोग भारी कार्यों में किया जाता है।
इनका वजन प्रायः 2 किलोग्राम से 10 किलोग्राम के बीच में होता है। इसे घन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है मैलेट। ये हैमर लकड़ी का बना होता है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से धातु के चादर के लिए किया जाता है। इसको बनाने के लिए शीशम या सागौन का प्रयोग किया जाता है। इसे सामान्य भाषा में मुंगरी भी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज यानी कि SWG। तो इसका प्रयोग तारों के व्यास को मापने के लिए किया जाता है। यह एक वृत्ताकार डिस्क होती है जिसकी परिधि पर कटिंग होती है जो 0 से 36 तक होती है। तो इस प्रकार इनकी कुल संख्या 37 होती है। इसमें सबसे बड़ा व्यास 0 नंबर का तथा सबसे छोटा व्यास 36 नंबर का होता है। इसके बाद है मीजरिंग टेप। तो इसका प्रयोग सामान्य प्रकार की चीज़ों को मापने के लिए किया जाता है। एक कारीगर द्वारा सामान्यतः 3 मीटर वाले पैमाने का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है स्पैनर। तो इसका प्रयोग नट बोल्ट को खोलने या कसने के लिए किया जाता है। यह अलग अलग माप में बनाया जाता है। इसका यह आकार इसके ऊपर अंकित होता है। सामान्य भाषा में इसे रिंच भी कहते हैं। इसे आवश्यकतानुसार अलग अलग आकृति में बनाया जाता है जैसे कि सिंगल एंडेड स्पैनर, डबल एंडेड स्पैनर, रिंग स्पैनर, सॉकेट स्पैनर और एडजस्टेबल स्पैनर। इसके बाद है पाइप रिंच। तो इसका प्रयोग अलग अलग आकार की कंड्यूट या GI पाइप को खोलने या कसने के लिए किया जाता है। इसमें एक चल व्यवस्था होती है जिसकी सहायता से इसे आवश्यकतानुसार समायोजित किया जा सकता है। इसके बाद है वायर स्ट्रिपर। तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से केबल से इंसुलेशन हटाने के लिए किया जाता है। इसके बाद है क्रिम्पिंग टूल। तो इसका प्रयोग तार या केबल के समापन सिरे पर लग लगाने के लिए किया जाता है। इसके बाद है सोल्डरिंग आयरन। तो इसका प्रयोग तारों के जोड़ों या इलेक्ट्रॉनिक घटकों को सोल्ड करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः वैद्युतिक कार्यों में 15 से 35 वाट का सोल्डरिंग आयरन प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है ब्लो लैंप। तो यह केरोसिन से चलने वाला एक स्टोव होता है जिसका प्रयोग बड़े आकार के केबल जोड़ों पर सोल्ड करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब अधिक मात्रा में सोल्ड करने की आवश्यकता होती है। तो अब आइए हम देखते हैं माइक्रोमीटर। जैसा कि इसके नाम में ही माइक्रो है यानी कि यह सूक्ष्म चीज़ों को भी आसानी से माप सकता है, इसलिए इसे हम माइक्रोमीटर या सूक्ष्ममापी भी कहते हैं। तो इसका प्रयोग तार के व्यास या छोटी आकार की चीज़ों को सटीकता से मापने के लिए किया जाता है। यह 1 mm का 100वां भाग माप सकता है। तो 1 mm कितना होता है, आइए हम इसको एक बार चित्र में समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास में एक 15 सेंटीमीटर का स्केल है और इसमें प्रत्येक नंबर के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम 1 सेंटीमीटर कहते हैं। जैसे कि 0 से 1 के बीच में भी 1 सेंटीमीटर है, 1 से 2 के बीच में भी 1 सेंटीमीटर है, 2 से 3 के बीच में भी 1 सेंटीमीटर है। तो ये जो गैप है हमारा इसे ही हम 1 सेंटीमीटर कहते हैं। अब अगर हम 1 सेंटीमीटर को जूम करके देखें तो ये 1 सेंटीमीटर जो है ये 10 बराबर खंडों में बटा हुआ है और इन दोनों भागों के जो बीच की दूरी है उसे ही हम 1 मिलीमीटर या 1 mm कहते हैं। माइक्रोमीटर इस 1 mm को भी 100 भागों में बांट सकता है। माइक्रोमीटर का अल्पतमांक यानी कि लीस्ट काउंट 0.01 mm होता है, यानी कि माइक्रोमीटर की सहायता से मापी जा सकने वाली न्यूनतम दूरी 0.01 mm होती है। तो अब आइए हम देखते हैं कि माइक्रोमीटर से रीडिंग कैसे लिया जाता है। तो रीडिंग लेने से पहले हम आइए एक बार देख लेते हैं कि माइक्रोमीटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो आइए अब हम माइक्रोमीटर के पार्ट्स को देख लेते हैं। तो माइक्रोमीटर के इस भाग को हम फ्रेम कहते हैं। इसमें 2 फेसेस होती हैं जिनमें हमारा एक स्थिर होता है जिसे हम एनविल कहते हैं, जबकि दूसरा मूवेबल होता है, इसको हम स्पिंडल कहते हैं। इन्हीं दोनों के बीच में हम उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसकी हमें रीडिंग लेनी होती है। इसके बाद यहाँ पे एक लॉक स्क्रू मिल जाता है जिसको लॉक करके आप अपने रीडिंग को स्टेबल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक पैमाना मिल जाता है, इसको हम स्लीव बोलते हैं।
इस पर जो स्केल होता है उसको हम मेन स्केल बोलते हैं और स्लीव के ऊपर एक रोटेटिंग पार्ट होता है जिसको हम थिम्बल बोलते हैं। थिम्बल पर जो स्केल होती है उसको हम सर्कुलर स्केल बोलते हैं। अब मान लीजिए आपको किसी ऑब्जेक्ट की रीडिंग लेनी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऑब्जेक्ट को ढीला ही रखा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऑब्जेक्ट को ज़्यादा टाइट कर दिया हो। तो इससे क्या होगा, हमारी रीडिंग सही नहीं आएगी, हमारी रीडिंग में एरर आ जाएगा। तो इससे बचने के लिए रैचेट स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। रैचेट स्टॉप को जब हम घुमाते हैं तो इससे एक हल्की सी आवाज़ आती है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो सही तरीके से फिट हो चुकी है। हमें ऑब्जेक्ट को अब ज़्यादा टाइट नहीं करना है। तो आइए अब हम देखते हैं कि माइक्रोमीटर से रीडिंग कैसे ले सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं माइक्रोमीटर में दो स्केल होती हैं। तो इसमें जो मेन स्केल होता है वह दो भागों में बटा होता है। ऊपर की जो स्केल होती है वह 1 mm में बटी होती है, जबकि नीचे का जो स्केल होता है वो ऊपर वाले 1 mm को भी दो भागों में बांटता है। इसी प्रकार जो सर्कुलर स्केल है वह 50 भागों में बटा हुआ होता है। जब हम सर्कुलर स्केल को एक राउंड घुमाते हैं तो यह 0.5 mm यानी कि जो नीचे का स्केल है उतने के बराबर दूरी तय करती है। लेकिन जब हम सर्कुलर स्केल को 2 राउंड घुमाते हैं तो यह 1 mm यानी कि ऊपर वाले स्केल के बराबर दूरी तय करती है। तो रीडिंग लेने के लिए हमें सबसे पहले सर्कुलर स्केल की रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसके बाद जो रीडिंग आती है उसमें हमें मेन स्केल की रीडिंग को ऐड करना पड़ता है। इसके बाद जो रीडिंग मिलती है वो हमारी फाइनल रीडिंग होती है। तो आइए हम यहाँ पे इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर माइक्रोमीटर के पैमाने की एक इमेज है। आइए हम इसमें रीडिंग लेना सीखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग को चेक करेंगे। तो मेन स्केल की रीडिंग को लेने के लिए हमें सबसे पहले इसके ऊपर वाले स्केल को चेक करना होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लाइन हमको यहाँ पे दिख रही हैं। तो ऊपर की जो रीडिंग हो जाएगी वो 6 mm हो जाएगी। और जस्ट हम 6 mm के नीचे देखते हैं तो हमको कोई भी लाइन नहीं दिखती। अगर हमको लाइन दिखती है तो हमको रीडिंग लेना है, अगर हमको लाइन नहीं दिखती तो हमें इसको स्किप कर देना है। तो यहाँ से हमारे मेन स्केल की रीडिंग 6 mm हो जाती है और जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है वो हमारी 20 हो जाती है। तो जब हम सर्कुलर स्केल की रीडिंग में लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी सर्कुलर स्केल की रीडिंग 0.20 mm आ जाती है। तो फाइनल रीडिंग के लिए हमें मेन स्केल की रीडिंग और सर्कुलर स्केल की रीडिंग को ऐड करना होता है। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारी फाइनल रीडिंग है वो है 6.20 mm। इसी तरह हमारे पास में एक और इमेज है। तो इसी तरह हम इसकी भी रीडिंग लेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ऊपर वाले स्केल को चेक करना है। तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यानी कि जो ऊपर की रीडिंग है वो 6 mm है। अब हम 6 mm के नीचे देखते हैं तो यहाँ पर हमको एक लाइन दिख जाती है। तो इसका मतलब हमें 6 में 0.5 को भी ऐड करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर मेन स्केल की रीडिंग 6.5 mm हो जाती है और जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है वो 0 mm है। तो अगर हम इसमें 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारी रीडिंग आएगी वो भी 0 ही आएगी। तो अब हम मेन स्केल की रीडिंग और सर्कुलर स्केल की रीडिंग को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी रीडिंग 6.5 mm मिल जाती है। तो इसी तरीके से अगर हम अगले इमेज में देखें तो मेन स्केल के जो ऊपर वाली स्केल की रीडिंग है वो हमारी 8 mm आती है। और क्योंकि 8 mm के नीचे हमें एक लाइन दिखती है तो हमें 8 में 0.5 को ऐड करना होता है। तो यहाँ पे हमारी जो मेन स्केल की रीडिंग है वो 8.5 mm हो जाती है। इसी तरीके से जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है वो यहाँ पे 35 आती है। तो 35 में जब हम लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमको सर्कुलर स्केल की रीडिंग 0.35 mm मिल जाती है। तो फाइनल रीडिंग के लिए जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारी रीडिंग 8.85 mm आती है। इसके बाद है कंड्यूट डाई सेट। तो इसका प्रयोग जीआई पाइप पर चूड़ी काटने के लिए किया जाता है। इसके बाद है बियरिंग पुलर यानी कि बियरिंग को खींचने वाला। तो इसका प्रयोग बियरिंग को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। तो ये थे हमारे टूल्स।
आइए अब हम देखते हैं कि हमें टूल्स की सुरक्षा व देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो टूल्स का चयन कार्य के अनुसार ही करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको सदैव सही टूल्स का प्रयोग करना चाहिए। जिस टूल की आवश्यकता हो आप उसी टूल का प्रयोग करें। दूसरे टूल को प्रयोग करने से आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। प्रयोग में नहीं होने पर टूल्स को अच्छी तरह साफ करके उचित स्थान पर रख देना चाहिए। टूल्स को जंग से बचाने के लिए समय समय पर ग्रीस या ऑयल का लेप लगाते रहना चाहिए। तो ये थी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की हमारी दूसरी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।